फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन के फाइनल प्रिपरेशन के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स अपकमिंग एग्जामिनेशन में भी एज इट इज पूछे जा सकते हैं। इस सेशन की सबसे खास बात यह है कि हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी दूंगी, ताकि बहुत इजीली आप सभी के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते रहे। तो चलिए फिर इसी के साथ सेशन को शुरू करते हैं। A teacher wants to access how a student uses or handles the instrument in a maths lab during practical work. Which evaluation tool does the teacher need to use? सिंपल सी लैंग्वेज में समझाती हूँ। इस क्वेश्चन में बोला है कि आपको एक ऐसा इवैल्यूएशन टूल ढूंढना है जो कि एक टीचर यूज करेगा ये चेक करने के लिए कि एक स्टूडेंट मैथ्स लैब में प्रैक्टिकल के दौरान जब कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई मैथ्स का टूल यूज करता है तो वो किस तरीके से उन टूल्स को और इंस्ट्रूमेंट्स को हैंडल करते हैं। अगर टीचर ये चीज मेजर करना चाहते हैं एक स्टूडेंट की तो उसके लिए कौन सा इवैल्यूएशन टूल यूज होगा। ऑप्शंस है फॉर्मेटिव टेस्ट। फॉर्मेटिव टेस्ट क्या होता है? क्लास में जब टीचर पढ़ा रहे हैं या इमीडिएट क्लास खत्म होने के साथ ही स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बताइए आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, कंक्लूड कीजिए पूरे सेशन को। तो इस तरीके का जो इवैल्यूएशन होता है वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन या टेस्ट होता है, तो ये यहाँ पर नहीं है। इसमें यहाँ पर क्लास के एंड में या ड्यूरिंग दी प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल वर्क ऐसा बोला है नहीं बोला है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन गलत होगा। सेकेंड ऑप्शन है ओरल टेस्ट। बोलकर कहीं पर आपको स्टेटमेंट में लगा कि प्रैक्टिकल वर्क जो एक स्टूडेंट कर रहे हैं मैथ में वो बोलकर टीचर को समझाना है, नहीं कहा गया है। ओरल टेस्ट भी आपका गलत आंसर है। तो लिखकर भी यहाँ पर बोलने की बात नहीं की है, तो रिटन टेस्ट भी गलत होगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज परफॉर्मेंस टेस्ट। परफॉर्मेंस टेस्ट क्या करता है? एक बच्चे ने किसी टूल को या किसी इंस्ट्रूमेंट को प्रैक्टिकल में किस मास्टरी के साथ यूज किया है वो बताता है कि उस बच्चे ने कितना इसमें प्रैक्टिस की होगी, है ना। तो उन सब चीजों को बच्चे की प्रैक्टिस को चेक करने के लिए कि कितना हार्डवर्क उन्होंने किया है, एक कंटेंट पर उनकी कितनी मास्टरी है, ये चेक करने के लिए परफॉर्मेंस टेस्ट को यूज किया जाता है। ठीक है, जिसको आप हिंदी में प्रदर्शन का परीक्षण भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, पेपर वन में आप सबको हेल्प करने के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ, जिसमें आपको एग्जामिनेशन की डिफिकल्टी लेवल और अपडेटेड पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर रोज आपको 2 से 3 लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले पूरा सिलेबस कवर करने की श्योरिटी दी जाती है। साथ ही आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, जिसमें कि आप अपने टीचर्स के साथ डायरेक्टली अपने कोई भी डाउट्स को डिस्कस कर सकते हो। आपके फाइनल रिविजन के लिए अपडेटेड मॉक टेस्ट है, जिसमें से हमेशा पेपर में एज इट इज सवाल आए हैं और अपकमिंग एग्जाम में भी देखने को जरूर मिलेंगे। अगर स्टूडेंट्स आपका टारगेट दिसंबर 2024 नहीं बल्कि जून 2025 में जीआरएफ क्वालिफाई करना है, तो भी आप आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि 1 ईयर की वैलिडिटी इस कोर्स में हम आपको देने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर 2 व्हाट्सएप नंबर्स दे रही हूँ, आप इन पर कॉल या मैसेज करके कोर्स की पूरी जानकारी ले सकते हो। साथ ही कुछ वीडियोस और मॉक टेस्ट आप फ्री में भी देख सकते हो, जो कि ग्लोबल ऑनलाइन ऐप में अवेलेबल है। स्टोर सेक्शन पर जाइए, सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम। कंटेंट पर जाते ही आप देखोगे कि आपके सामने सेपरेट कोर्सेज है, इंग्लिश हिंदी बायलिंगुअल। हर कोर्स में आपको यूनिट वाइज फोल्डर्स के साथ प्रीवियस ईयर पेपर्स के वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, जो कि आपको ट्रिक्स के साथ मदद करते हैं बहुत इजीली करेक्ट आंसर्स को आइडेंटिफाई करने में। तो ये एक ऐसा कोर्स है जिसको अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके पेपर वन में आप 100 में से 80 प्लस स्कोर कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है the organized bodies of information stored in memory that bias the way new information is interpreted, stored and recalled is known as what? तो देखिए हमारी मेमोरी में, हमारे दिमाग में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है, ऑर्गेनाइज तरीके से इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है, ये तो सबको पता है। उस इंफॉर्मेशन में नई इंफॉर्मेशन को ऐड करना, उसको इंटरप्रेट करना, उसको स्टोर करना, यानी कि उसकी व्याख्या करना, उसका भंडारण करना और उसको याद रखने के तरीके को क्या कहा जाता है? कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, स्कीमास, चंक्स या फिर एसोसिएशन। ओके, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज स्कीमास। तो स्कीमा क्या होते हैं? स्कीमा हमेशा ऑर्गेनाइज्ड बॉडीज को बोला जाता है।
ठीक है। एंड मेमोरी के केस में, ह्यूमन ब्रेन और मेमोरी के केस में स्कीमा एक ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड बेस होता है। एंड ये हमारा पास्ट एक्सपीरियंस और जो भी हमारा नॉलेज होता है उसके बेस पर काम करता है। इसीलिए यहाँ पर बोला है ना, न्यू इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना है, रिकॉल करना है। रिकॉल का मतलब यही है कि जो पुराना नॉलेज है उसको कैसे हम वापस से याद करेंगे। इसके अलावा स्कीमा की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट एग्जाम में आती है, वो ये है कि स्कीमा हेल्प्स अस टू स्टोर न्यू इंफॉर्मेशन बाय लिंकिंग इट टू एग्जिस्टिंग वन। ऑलरेडी हमारे दिमाग में जो नॉलेज है उसको लिंक करते हुए नया नॉलेज जब हम गेन करते हैं तो उसको ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में स्टोर करने के लिए स्कीमास टर्म यूज की जाती है। ओके, नेक्स्ट है माइक्रो टीचिंग इज व्हाट। सो माइक्रो टीचिंग मैंने बताया है सूक्ष्म शिक्षण। अब वैसे तो शिक्षण होता है, सूक्ष्म शिक्षण मतलब छोटे बच्चों को पढ़ाना नहीं है। सूक्ष्म शिक्षण होता है बीएड जैसे आप पढ़ते हो। ठीक है, बीएड क्या है? टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम है, राइट? उसमें आप एज अ टीचर काम करते हो, बट वो टीचिंग प्रॉपर टीचिंग नहीं होती, वो माइक्रो टीचिंग होती है। उसमें आप सीख भी रहे हो और काम भी कर रहे हो। तो माइक्रो टीचिंग क्या होती है? स्केल डाउन टीचिंग इसको बोला जाता है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट वन बोलती है, इन टीचर centered learning, the teacher gives up the traditional decision making role and chooses instead the role of a facilitator who focuses on students feeling। तो टीचर सेंटर रोल क्या होता है, जिसमें मेजर फोकस कौन किस पे रहता है? टीचर्स पर ही रहता है, राइट? सो इस क्वेश्चन में टीचर सेंटर्ड लर्निंग के ऊपर बात की गई है। यहाँ पर क्या होता है? टीचर गिव्स अप द ट्रेडिशनल डिसीजन मेकिंग रोल। टीचर क्या करते हैं? पारंपरिक निर्णय लेने की भूमिका को छोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे टीचर आज तक पढ़ाते थे उस प्रोफेशनल तरीके से जैसे वो पढ़ाते थे उसको वो छोड़ देते हैं। एंड चूजेस इंस्टेड द रोल ऑफ अ फैसिलिटेटर। और क्या करते हैं? सुविधा कर्ता की भूमिका वो निभाते हैं कि बच्चों को हम फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे, कंटेंट अच्छे से प्रोवाइड करवाएंगे। ये रोल वो ले लेते हैं। हु फोकसेस ऑन स्टूडेंट्स फीलिंग, जो कि स्टूडेंट्स की फीलिंग्स के ऊपर काम करते हैं। तो ये स्टेटमेंट बोली गई है जो कि आपको सुनने में ही लग रहा होगा कि बिल्कुल गलत है। टीचर सेंटर्ड मेथड में स्टूडेंट के हिसाब से काम नहीं किया जाता, स्टूडेंट्स की फीलिंग और उनके इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड बोलती है, इन लर्नर सेंटर्ड मेथड द टीचर अटेम्प्ट्स टू सी द वर्ल्ड एज स्टूडेंट्स सी इट। लर्नर सेंटर्ड मेथड में बोल रहे हैं टीचर भी वैसे ही वर्ल्ड को देखने, दुनिया को देखने लगते हैं जैसे एक स्टूडेंट देख रहे होते हैं। वो एक ऐसा एटमॉस्फेयर कम्युनिकेशन का क्रिएट करते हैं क्लास में जैसे कि बच्चे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस है। नो टेस्ट प्रोवाइड्स अ परफेक्ट पिक्चर ऑफ अ स्टूडेंट्स एबिलिटी एंड स्किल्स। कोई भी टेस्ट ऐसा नहीं है जो किसी एक बच्चे की परफेक्ट पिक्चर या स्टूडेंट्स की एबिलिटी और उनकी स्किल्स को डिफाइन कर सके, राइट? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोल रही है। कोई टेस्ट ऐसा नहीं है। हो सकता है मैथ्स का टेस्ट ले रहे हैं तो वो बच्चे की सिर्फ मैथ्स की एबिलिटीज को चेक करेगा, हो सकता है बच्चा किसी और फील्ड में अच्छा हो। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। सेकेंड, बिकॉज अ टेस्ट इज ओनली वन स्मॉल सैंपल ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। बिल्कुल सही बोल रही है ये स्टेटमेंट कि एक टेस्ट जो है एक छोटा सा सैंपल है जो कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को चेक करता है। तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू। एंड पर यहाँ पर अगर देखेंगे तो रीजन इस स्टेटमेंट को, असर्शन को क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास सही होगा। दैट इज ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम इज मीन फॉर। तो स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम किसके लिए बनाया गया है? स्पेसिफिकली एड्रेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब एक बच्चा कैसे दूसरे बच्चे से अलग है। हो सकता है एक बच्चा जल्दी सीख रहा है, हो सकता है एक बच्चा जल्दी नहीं सीख रहा है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे मैं अगर अपना पर्सनल आपको एक पॉइंट बताऊं, तो मैं क्लास में जो टीचर पढ़ाते थे मैं उससे डायरेक्टली नहीं समझ पाती थी। मैं घर जाकर एक बार उस चीज को लिखती थी, एक बार अपने एंड पर उसको फ्रेम करके स्टोरी बनाकर याद करती थी, तो चीजें होती थी। तो स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम यही बोलता है कि दो बच्चों में फर्क है, सिर्फ एग्जाम्पल में दो बोल रही हूँ, फर्क है और सबके सीखने का तरीका अलग है, जिसको इंडिविजुअल डिफरेंसेस बोला जाता है। रिड्यूसिंग टीचर ओरिएंटेड लेक्चर्स, नो। रिकॉलिंग प्रीवियस नॉलेज, नो। एंगेजिंग द एंटायर क्लास, नो। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। बहुत आसान और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
स्टेटमेंट 1 बोल रही है एज पर डेव्यूज विजन ऑफ लर्निंग लर्नर्स शुड डेमोन्स्ट्रेट देयर नॉलेज थ्रू क्रिएटिविटी एंड कोलेबोरेशन। सो डेव्यू ने लर्निंग का एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाया था और उनके हिसाब से उनको ये लगता था कि लर्नर जो है उनको दे शुड डेमोन्स्ट्रेट देयर नॉलेज, वो अपने नॉलेज को डेमोन्स्ट्रेट करें क्रिएटिविटी और कोलेबोरेशन के जरिए, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। डेव्यू ने एज इट इज यही कहा था। अकॉर्डिंग टू पियाजे लर्निंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ लर्नर। ये बोल रहा है कि पियाजे के हिसाब से लर्निंग जो है वो डेवलपमेंटल स्टेजेस से इंडिपेंडेंट थी, मतलब डेवलपमेंटल स्टेजेस लर्निंग में नहीं होते, ऐसा गलत है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि पियाजे का सबको पता है, उन्होंने 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर ही बात की है और वो 4 स्टेजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। Which of the following is not a characteristic of a teacher centered class? नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचर सेंटर क्लास यानी कि शिक्षक केंद्रित कक्षा की क्या विशेषता नहीं है? टीचर इज गिविंग अ लेक्चर, टीचर तो लेक्चर ही दे रहे हैं टीचर सेंट्रिक में। चिल्ड्रन आर वर्किंग इन ग्रुप्स एंड डिस्कशन, टीचर इज डिक्टेटिंग नोट्स, जो नोट्स लिखे हैं टीचर बस उनको एज इट इज पढ़ा रहे हैं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। टीचर इज एक्सप्लेनिंग ओनली फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, कि बुक में जो लिखा है बस टीचर उसको सिंपल फॉर्मेट में पढ़ा रहे हैं। तो ये सब टीचर सेंटर्ड होते हैं। इसमें नॉट पूछा है तो नॉट में आ जाएगा कि चिल्ड्रन आर वर्किंग इन ग्रुप्स एंड डिस्कशन, की बच्चे ग्रुप में बैठे हैं, डिस्कस कर रहे हैं किसी टॉपिक और नॉलेज अपना बढ़ा रहे हैं। ये एक लर्नर सेंटर्ड मेथड है जो कि बेस्ट मेथड माना जाता है। तो करेक्ट आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है अ टीचर नोटिसेस स्टूडेंट्स आर नॉट एंगेज ड्यूरिंग लेक्चर। टीचर ने नोटिस किया कि मैं तो पढ़ा रही हूँ लेकिन बच्चे सुन नहीं रहे हैं, तो कौन सी स्ट्रेटेजी उनकी एंगेजमेंट को इंप्रूव करने के लिए टीचर को करनी चाहिए? इनकॉर्पोरेटिंग इंटरैक्टिव एक्टिविटीज, इंटरैक्टिव गतिविधियों को शामिल करना चाहिए। इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ लेक्चर, लेक्चर की लेंथ बढ़ा देने से इंटरेस्ट आएगा, बच्चे और बोर हो जाएंगे, तो ये गलत है। क्लासरूम में डिस्कशन कम कर देना, ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। असाइनिंग मोर होमवर्क, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 दैट इज इनकॉर्पोरेटिंग इंटरैक्टिव एक्टिविटीज। Which of the following are game based learning platforms? Okay, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गेम बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म की लिस्ट मैं ऑलरेडी आपको शेयर कर चुकी हूँ, अगर वो नहीं देखी है तो टेलीग्राम का जो नाम मैंने अंकिता सूद पेपर 1 नेट सेट प्रिपरेशन बताया उसमें सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा। तो कहूत जो है ये तो 100% एक गेम बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इसको तो आप लोग याद ही रख लो, ये हर क्वेश्चन में आता ही आता है। ठीक है, सोक्रेटिव भी है और क्विजेस भी है। ठीक है, पीजी पाठशाला नहीं है, एडमोडो भी नहीं है। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सो काहूत के केस में क्या होता है, अगर एक टीचर स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को एक्सेस करना चाहता है और इमीडिएट फीडबैक देना चाहता है तो वो कहूत को यूज करते हैं। ये स्टेटमेंट जो मैंने अभी बोली वो दिसंबर 2023 में पूछी गई थी। ओके, इसके अलावा अब हम सोक्रेटिव्स की बात करते हैं। सो सोक्रेटिव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर एजुकेटर्स कैन डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शंस थ्रू अ यूनिक गेम बेस्ड लर्निंग। जो टीचर पढ़ाना चाहता है उसको गेम के तरीके से सोक्रेटिव में टीचर पढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्विजेस भी जो है वो क्विज के फॉर्मेट में एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। गेम्स और क्विज एक ही चीज है, तो यहाँ पर ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दैट इज ए बी एंड सी ओनली। The learning in which a new behavior is acquired but is not demonstrated until reinforcement is provided is known as what? सिंपल से लैंग्वेज में समझाती हूँ। आपको एक ऐसी लर्निंग के बारे में पूछा गया है जिसमें कि हम नए बिहेवियर को एक्वायर तो कर लेते हैं, मतलब कुछ न्यू नॉलेज तो गेन कर लेते हैं, चाहे कहीं से पढ़कर कहीं पर देखकर नया नॉलेज तो हम ले लेते हैं, लेकिन उसको हम कहीं पर इस्तेमाल नहीं करते जब तक कि हमें ऐसा ना लग जाए कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन जब तक हमें ना मिल जाए कि उस नॉलेज का प्रदर्शन हमें करना चाहिए, उस नॉलेज को यूज हमें करना चाहिए। तो ऐसे नॉलेज को, ऐसी लर्निंग को क्या बोला जाता है, ये इस सवाल में पूछा है। ऑप्शंस है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, सोशल लर्निंग, लेटेंट लर्निंग या फिर मोरल लर्निंग। ओके, तो सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग देखते हैं।
सो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में भी हम नए बिहेवियर को एक्वायर करते ही हैं, लेकिन जैसे ही हमने कोई नई चीज सीखी, हम एकदम से उसको क्या करेंगे, एक्स एक्सप्रेस कर देंगे, एकदम से उस नॉलेज का इस्तेमाल कर देंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में नॉट पूछा था, तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन गलत है। सोशल लर्निंग क्या होती है? इसमें हम बहुत सारी सोशल इंटरेक्शन, लोगों को ऑब्जर्व करना, ये सब चीजें सीखते हैं और इमीडिएट हमारा रिएक्शन या नॉलेज को यूज करना इस वाले लर्निंग में भी होता है, जिस वजह से ये वाला ऑप्शन भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है लेटेंट लर्निंग। सो लेटेंट लेटेंट लर्निंग हमें बोलती है, देखो लेटेंट को आप याद रखिए लेट लर्निंग से, लेट मतलब बहुत देरी से। तो यही बोलता है कि अगर किसी सिचुएशन में आप लोगों ने कुछ नॉलेज गेन किया है, तो इमीडिएट उस नॉलेज को आप लोग कहीं पर यूज नहीं करोगे। हो सकता है फ्यूचर में ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जहां पर आप उसको यूज करो, दैट इज कॉल्ड लेटेंट लर्निंग। दैट इज ऑप्शन नंबर 3 होगा सही आंसर। ठीक है, इसके साथ मोरल लर्निंग भी बता देती हूँ। सो ये हमारे बिहेवियर में मोरल वैल्यूज को डेवलप करता है, और लेटेंट लर्निंग से काफी ज्यादा अलग होता है ये, राइट। सो ये 4 टाइप्स ऑफ लर्निंग्स हैं जो कि एग्जाम में बहुत बार आए हैं। Which of the following types of assessments would be most beneficial for assessing a student's ability to debate? अब देखो यहाँ पर असेसमेंट जो टॉपिक है, हम लोगों ने इवैल्यूएशन पढ़ा था, मूल्यांकन, ठीक है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन हमने पढ़ा है, बहुत बार ही इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। अब लेकिन इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि कौन से टाइप का वो मूल्यांकन है जो कि अगर कोई एक बच्चा डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, जो विवाद होते हैं, वाद विवाद वाले जो कंपटीशन होता है, उसमें अगर कोई बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, तो सबसे ज्यादा फायदेमंद उनका मूल्यांकन करने के लिए कौन सा असेसमेंट हम यूज करेंगे? ऑप्शन है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? क्लास के दौरान, कक्षा में टीचर पढ़ाते पढ़ाते जो होमवर्क के लिए क्वेश्चंस देते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब इसी के साथ अगला है समेटिव असेसमेंट। ये मैंने जैसे आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ, बताइए मुझे कमेंट करके कि समेटिव असेसमेंट यानी कि संकलनात्मक मूल्यांकन क्या होता है। छोटी सी डेफिनेशन कमेंट करके बताना, आप सही हो या गलत वो भी मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। इप्सेटिव असेसमेंट भी एक नया कॉन्सेप्ट यूजीसी नेट में पूछा जा रहा है। अगर एक स्टूडेंट अपनी प्रीवियस रिजल्ट्स या प्रीवियस नॉलेज को ही कंपेयर करता है अपने न्यू नॉलेज या न्यू कॉन्सेप्ट्स के साथ, तो उसको इप्सेटिव असेसमेंट बोला जाता है, जिसको हिंदी में स्वमानक मूल्यांकन कहा जाता है। अपने आप का ही वैल्यूएशन कि मेरे मिड टर्म में इतना मैंने स्कोर किया था, फाइनल टर्म में मैं इतना स्कोर कर रहा हूं, तो क्या मूल्यांकन है, दैट इज कॉल्ड इप्सेटिव असेसमेंट। सो सही आंसर क्या हो जाएगा? परफॉर्मेंस असेसमेंट। सो परफॉर्मेंस असेसमेंट क्या करता है? ये बेसिकली डिबेट वगैरह में बच्चों को अगर देखना है, असेस करना है उनकी एबिलिटीज कि उन्होंने कितना सीखा है और वो कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं चीजों को, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट हमें बताता है। सो परफॉर्मेंस असेसमेंट बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स की एबिलिटी को चेक करने के लिए, स्पेशली डिबेट में जो भी हमारा नॉलेज है, स्किल्स है या वर्क हैबिट्स हैं, वो भी ये रिप्रेजेंट करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 बोलती है एडमोडो जो कि एक ऑनलाइन टूल है, इसकी डेफिनेशन दी गई है, इट हेल्प्स टीचर्स टू स्टे इन टच विद पेरेंट्स, शेयर अपडेट्स एंड डिस्कस स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। ये बोल रहा है कि एडमोडो नाम का प्लेटफॉर्म टीचर्स को बहुत मदद करता है कि अगर वो किसी बच्चे के पेरेंट्स के टच में रहना चाहते हैं, बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट या उनके अपडेट्स रेगुलर बेसिस पे उनको देना चाहते हैं, तो उसके लिए एडमोडो नाम का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो क्या ये वाली स्टेटमेंट सही है या गलत? तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट बोलती है ड्यूलिंगो इज एन ऑनलाइन लैंग्वेज लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, ड्यूलिंगो जो है वो गेम बेस्ड प्लेटफॉर्म है, तो गेमिंग के थ्रू ऑनलाइन लैंग्वेज लर्निंग सिखाई जाती है, बच्चों को भाषा अधिगम सिखाया जाता है। एडमोडो की हम बात कर रहे थे, तो एजुकेशनल कम्युनिकेशन, स्टूडेंट के पेरेंट्स और उनके टीचर्स के बीच में कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन के लिए बनाया गया है। स्पेशली ये
कोचिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है? +2 तक के जो स्कूल के टीचर्स और पेरेंट्स होते हैं, उनके लिए बनाया जाता है। इसमें टीचर ना सिर्फ़ पेरेंट्स के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बल्कि जो भी ऑनलाइन पढ़ाते समय का कंटेंट होता है, जैसे पीडीएफ्स हम आपको देते हैं, ग्रुप्स में शेयर करते हैं, वैसे ही अगर पेरेंट्स के साथ कंटेंट शेयर करना होगा, तो उसके लिए एडमोडो यूज़ हो सकता है। क्विज़ इसमें हम जनरेट कर सकते हैं एज़ अ टीचर, असाइनमेंट्स हो सकती हैं, ओके? तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं। Which of the following are the components of pedagogical analysis of teaching and learning? So pedagogical analysis क्या होता है सबसे पहले हम ये देखेंगे। So पेडागॉजी किससे जुड़ा हुआ है? पेडागॉजी का मतलब होता है एक आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग स्कूल चिल्ड्रन। अब देखो छोटे बच्चों को बिल्कुल फर्स्ट, सेकंड, नर्सरी, केजी के बच्चों को पढ़ाने का अलग तरीका होता है। 10th +2 तक के बच्चों को पढ़ाने का अलग तरीका होता है। कॉलेज लेवल के बच्चों को पढ़ाने का अलग तरीका होता है और जैसे आप लोग कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, आपको पढ़ाने का अलग तरीका है। तो जो आर्ट होता है स्कूल के बच्चों को पढ़ाने का, जो बीएड इत्यादि में सिखाया जाता है, वो पेडागॉजी के अंदर आता है। सो इसमें पूछा है कि इसके कंपोनेंट्स कौन-कौन से हैं टीचिंग लर्निंग के दौरान। तो सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन, बिल्कुल सही है कि छोटे बच्चों को पढ़ाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या आपका उद्देश्य है, उसका निर्माण अच्छे से करना ज़रूरी है। उसके बाद है सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड्स एंड मटेरियल की क्या मेथड से आप पढ़ाओगे, आप बच्चों को आज का टॉपिक गेम्स के ज़रिए पढ़ाओगे, वीडियोज़ दिखाकर पढ़ाओगे या बुक में से पढ़ाओगे। तो वो सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड और मटेरियल जो है उसको सिलेक्ट करना ज़रूरी है। तो ए एंड बी देखो कहाँ पर है, यहाँ पर ए नहीं है, यहाँ पर बी नहीं है, यहाँ पर भी ए नहीं है, तो हम आंसर तक पहुँच गए। दैट इज़ कंटेंट एनालिसिस। अच्छे से एनालाइज़ करना कि हमारी सामग्री जो है वो सही है, बच्चों को आसानी से समझ आएँगी चीज़ें या नहीं। सिलेक्शन ऑफ इवैल्यूएशन डिवाइसेज़ की मूल्यांकन करने के लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए। तो ये सवाल एक तो आप लोगों से ऐसे पूछा गया है और थोड़ा-सा घुमा-फिरा करके भी पूछा जा सकता है, बट बातें और 4 पॉइंट्स यही एज़ इट इज़ रहेंगे। दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3। इन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग मेटाकॉग्निटिव नॉलेज इंक्लूड्स व्हाट? सो मेटाकॉग्निटिव नॉलेज क्या होता है? अभी भी देखो जून 2024 में यूजीसी नेट में मेटाकॉग्निशन का क्वेश्चन एज़ इट इज़ पूछा गया था, राइट? मेटाकॉग्निशन होता है अपने आप की लर्निंग को समझना। अब जैसे मैं बोल रही हूँ, मान लीजिए कि मैं बोलती हूँ कि मैं टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने जब एग्ज़ाम में पढ़ा था तो मैंने 2 घंटे में पूरा सिलेबस पढ़ लिया था, ठीक है? कोई बच्चा बोलेगा कि 2 घंटे में नहीं, मुझे तो हो सकता है कि 2 दिन लग जाएँ। कई बच्चे बोलेंगे कि 6 से 7 घंटे में हम लोग उसको कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी लर्निंग एबिलिटीज़ को समझ जाते हो, उस अकॉर्डिंग तैयारी करते हो, तो उसको मेटाकॉग्निशन बोला जाता है। जैसे कई बच्चे होते हैं जिनको अपनी हैंडराइटिंग में ही समझ आता है, कई ऐसे जो पीडीएफ्स में से भी पढ़ लेंगे, कई ऐसे जो पीडीएफ को प्रिंट करवा कर पढ़ेंगे, बुक बनाकर उसकी पढ़ेंगे। तो ये मेटाकॉग्निशन होता है जो अपने आप की एबिलिटीज को हम समझते हैं कि हम कैसे समझ पा रहे हैं, कैसे पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में मेटाकॉग्निटिव नॉलेज के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? सो इसके अंदर कॉन्टेक्चुअल नॉलेज होता है या नहीं? अगला है फैक्चुअल नॉलेज। कॉन्टेक्चुअल नॉलेज हमें बोलता है कि जो भी जिस भी कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, तो ये होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अगला आ जाता है फैक्चुअल नॉलेज की तथ्यों के बारे में भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल सही। इसके बाद आ जाता है प्रोसीजरल नॉलेज, एब्सोल्युटली ट्रू। टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है और प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना ज़रूरी नहीं है। तो सही आंसर आ जाएगा ए, बी एंड सी, राइट? इसके अलावा इसके अलावा भी नॉलेज होते हैं, ए, बी, सी तो है ही, ठीक है? इसके अलावा होता है एक डिक्लेरेटिव नॉलेज, ठीक है? प्रोसीजरल हम लोगों ने पढ़ लिया और एक होता है कंडीशनल नॉलेज। सो ये 5 प्रकार के नॉलेज होते हैं, ये 3 और डिक्लेरेटिव और कंडीशनल, इसको नोट कर लेना, ठीक है?
Which learning style involves the extent to which students approach learning material in a way that helps them understand the meaning of the material? एक ऐसे लर्निंग स्टाइल को हमें यहाँ पर ढूंढ कर निकालना है जिसमें स्टूडेंट इस तरीके से लर्निंग मटेरियल की ओर बढ़ते हैं, इस तरीके से लर्निंग मटेरियल को अप्रोच करते हैं जिससे वो मटेरियल उन लोगों को मदद करेगा उस कॉन्सेप्ट को आसानी से समझने में। तो ऑप्शंस है सरफेस स्टाइल्स, इम्पल्सिव स्टाइल्स, डीप स्टाइल या फिर रिफ्लेक्टिव स्टाइल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 दैट इज डीप स्टाइल्स। ठीक है? सो लर्निंग स्टाइल्स में डीप स्टाइल्स होता है जिसका डायरेक्ट डेफिनेशन यहाँ पर है। उसके बाद एक आ जाता है प्रैक्टिकल स्टाइल, प्रैक्टिकल के जरिए जिसमें सिखाया जाता है। एक है सरफेस स्टाइल। ठीक है, सरफेस स्टाइल क्या होता है, लर्नर इसमें जो एक टास्क दिया गया है उसके लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स है सिर्फ उतना ही पढ़ते हैं, प्रॉपरली वो चीजों को नहीं समझते, वो सिर्फ याद रखते हैं, रट्टा मारते हैं एक तरह से, उसको सरफेस स्टाइल्स बोला जाता है। ठीक है, और लास्ट है इम्पल्सिव स्टाइल जिसका दूसरा नाम इम्पल्सिव और सॉरी रिफ्लेक्टिव स्टाइल को इम्पल्सिव स्टाइल भी बोला जाता है। ठीक है, ये उनके लिए यूज किया जाता है जो लर्नर्स बहुत ज्यादा स्लो होते हैं, कई बच्चे बहुत धीरे धीरे चीजों को समझते हैं ना, कि शुरू में वो गलतियां भी करेंगे, फिर रिपीट करेंगे, फिर समझेंगे, तो रिफ्लेक्टिव या फिर इम्पल्सिव स्टाइल उनके लिए होता है। when component when competent readers encounter new sentences, एक रीडर जब एक कोई नई सेंटेंस को समझता है इन देयर नेटिव लैंग्वेज, अपनी देशज भाषा में, अपनी जो लैंग्वेज है उसमें किसी सेंटेंस को वो समझता है एंड दे रीड देम ऑटोमेटिकली, और उसके बाद क्या करता है, वो एक बार उसको समझ लिया उसके बाद वो अपने आप ही उनको पढ़ लेते हैं। तो ये कौन सा ट्रांसफर होता है, कौन सी लर्निंग का ये एग्जाम्पल है, हाई रोड, नियर ट्रांसफर, लो रोड या फार ट्रांसफर? तो इसका सही आंसर है लो रोड ट्रांसफर। अब बाकी के जो ट्रांसफर्स हैं, हाई रोड, नियर और फार, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगी, जो अंकिता सूद नाम का एक टेलीग्राम चैनल मैंने बताया उसको सर्च कर लीजिए, अंकिता सूद नाम का, मेरी फोटो भी लगी हुई है उसमें, सर्च कर लीजिए। और वहां पर आप लोगों को इसका अपने हैंड रिटन नोट्स का मैं फोटो भेज देती हूँ जिसमें सारे ट्रांसफर आ गए हैं, जल्दी से इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, स्टेटमेंट 1 बोलती है इन टीचर सेंटर्ड लर्निंग द टीचर गिव्स अप द ट्रेडिशनल डिसीजन मेकिंग रोल एंड चूजेस इंस्टेड द रोल ऑफ फैसिलिटेटर हु फोकसेस ऑन स्टूडेंट्स फीलिंग्स। तो टीचर सेंटर्ड लर्निंग में क्या होता है, जिसमें टीचर फोकस रखता है कि कैसे पढ़ाना है, क्या मेथड यूज करना है। इसमें बोल रहे हैं कि टीचर क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं ट्रेडिशनल डिसीजन मेकिंग रोल को। ठीक है, पारंपरिक निर्णय लेने वाली भूमिका इसमें टीचर छोड़ देते हैं एंड वो किसको चूज करते हैं, एक फैसिलिटेटर का रोल इसमें चूज करते हैं जिसमें वो स्टूडेंट्स की फीलिंग्स पर फोकस रखेंगे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। स्टूडेंट्स के बारे में टीचर सेंट्रिक में सोचा ही नहीं जाता, इतना ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं। स्टेटमेंट 2 बोलती है लर्नर सेंटर्ड मेथड वो है जिसमें टीचर, जैसे स्टूडेंट एक वर्ल्ड को देखते हैं वैसे ही टीचर भी उसको देखने, संसार को, दुनिया को देखने लग जाते हैं। और लर्नर सेंटर में टीचर एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना देते हैं जिसमें कम्युनिकेशन करना आसान होता है। तो लर्नर सेंटर्ड मेथड में टीचर का कोई भी रोल नहीं होता, टीचर ये सब चीजें लर्नर सेंटर्ड मेथड के अंदर कभी भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। The organized bodies of information stored in memory that bias the way new information is interpreted, stored and recalled is known as what? So ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, अगर हमारे दिमाग में हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और उसको इंटरप्रेट, रीस्टोर और रिकॉल करते हैं तो उस स्टेटमेंट को स्कीमा बोला जाता है। स्टूडेंट्स, अगर सेशन पसंद आ रहा है और चाहते हो कि मैं ऐसे ही, जैसे मैंने अभी दिसंबर 2023 के रिसर्च के क्वेश्चंस लाए, टीचिंग के क्वेश्चंस लाए हैं, वैसे ही रिसर्च के, कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस आपके साथ लेकर आती रहूं, मुझे कमेंट करके बता दो। और अगर सेशन पसंद आ रहा है, मुझे थोड़ा मोटिवेट करने के लिए कमेंट भी जरूर कर देना। The ability to generate unusual लेकिन appropriate responses to problems or questions is known as convergent thinking. So divergent और convergent thinking बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। Okay, so convergent thinking को हिंदी में
लिखा हुआ है अभी सारी सोच। सो कन्वर्जेंट थिंकिंग बेसिकली क्या होता है, अब देखो मान लो मेरे पास ना किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन बहुत सारे निकल कर आ रहे हैं, ठीक है? अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन-सा सॉल्यूशन मैं फ़ॉलो करूँ, तो उसके लिए हम कन्वर्जेंट थिंकिंग का यूज़ करते हैं और उन सब में से एक सिंगल बेस्ट सॉल्यूशन ढूँढते हैं, ठीक है? एक सही आंसर ढूँढना चाहिए अगर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ में हम कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। तो अनयूजुअल लेकिन एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स जो होता है प्रॉब्लम का, उसको सर्च करने की यहाँ पर बात की गई है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 बोलती है एबिलिटी टू प्रोड्यूस रिस्पॉन्सेज दैट आर बेस्ड ऑन प्राइमरली ऑन नॉलेज एंड लॉजिक, उसको डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं कि जो हमारे पहले के नॉलेज और लॉजिक के बेस पर हम रिस्पॉन्सेज या रिजल्ट्स तक पहुंचते हैं, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। यानी कि अब सारी सोच होती है, ऊपर वाली अभी सारी सोच थी, ये नीचे वाली डाइवर्जेंट यानी कि अब सारी सोच है। सो डाइवर्जेंट क्या होता है? डाइवर्ट हो जाना, एक रास्ते पे चल के आगे 2 रास्ते आगे हम बोलते हैं यहाँ से तो रास्ता डाइवर्ट हो रहा है, ठीक है? तो डाइवर्जेंट का मतलब ऐसे याद रखें मल्टीपल सॉल्यूशन आप देख सकते हो। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अ गुड एग्जामिनेशन सिस्टम शुड, अच्छी परीक्षा प्रणाली क्या चाहती है? एक रिकॉग्नाइज करती है एक बच्चे की क्रिएटिविटी, उनकी रचनात्मकता को पहचानती है? नहीं, ठीक है? रिकॉग्नाइज्ड चाइल्ड इंडिविजुअलिटी, व्यक्तिगतता पहचानती है एक बच्चे की। एनकरेज करती है रोट लर्निंग को, गुड एग्जामिनेशन क्या रोट लर्निंग को एनकरेज करता है या नहीं करता है? एक एग्जामिनेशन सिस्टम जो होता है वो बच्चों में, देखो बच्चे एग्जाम से एक रात पहले पढ़ के रट्टा मार कर भी पेपर पास कर लेते हैं, तो ये रोट लर्निंग को भी करते हैं, और लेकिन एग्जामिनेशन नई थिंकिंग को इम्प्रूव या एनकरेज नहीं करता है। तो सही आंसर क्या है? बी एंड सी, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। In which of the following strategies of cooperative learning students are separated into an inner circle and outer circle? So आपको बोला है कि एक cooperative learning का टाइप है जिसमें स्टूडेंट्स को दो सर्कल में डिवाइड किया जाता है, एक आउटर सर्कल बन जाता है, एक इनर सर्कल बन जाता है। मान लीजिए यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे सर्कल बनाकर बैठे हैं और कुछ बच्चे इस तरीके से बाहर सर्कल बनाकर बैठे हैं। Students in inner circle discuss and students in outer circle listen to the discussion. ये बोल रहा है कि जो अंदर वाला सर्कल है ये बच्चे डिस्कस कर रहे हैं किसी एक गिवन टॉपिक को, और बाहर वाले बच्चे क्या कर रहे हैं? सिर्फ उसको सुन रहे हैं, उस चर्चा को सुन रहे हैं। तो ये कौन से टाइप का कोऑपरेटिव लर्निंग यानी कि सहकारी अधिगम का प्रकार है? ऑप्शंस है स्नोबॉल, फिश बाउल, जिगसॉ, थिंक पेयर शेयर। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहला जो ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है वो हम देखेंगे जिगसॉ। जिगसॉ जो होता है ये भी एक कोऑपरेटिव लर्निंग का ही टाइप होता है, जिसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स में स्टूडेंट्स को इस तरीके से डिवाइड कर दिया जाता है और स्टूडेंट को एक स्पेसिफिक टॉपिक दिया जाता है और उस टॉपिक पर उनको जितना भी नॉलेज है वो डिस्कस करते करते स्टूडेंट उस टॉपिक में एक्सपर्ट बन जाते हैं। इसमें किसी भी तरीके का इनर सर्कल या आउटर सर्कल नहीं होता, तो कंफ्यूजन वाला पॉइंट सिर्फ बच्चों में यही रहता है। तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर पे हम अब डायरेक्टली जाते हैं जो कि है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज फिश बाउल। फिश बाउल की डायरेक्ट डेफिनेशन यही है कि इसमें दो सर्कल बनाए जाते हैं, अंदर के सर्कल वाले बच्चे डिस्कस करते हैं और बाहर के सर्कल में जो बच्चे होते हैं वो सिर्फ सुन रहे होते हैं। सेम क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, इन कोलैबोरेटिव लर्निंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज लिसनिंग स्किल इज डेवलप्ड? लिसनिंग स्किल को डेवलप करने के लिए सबसे बेहतर कौन सी स्ट्रेटेजी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर भी होगा फिश बाउल, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। Which of the following curriculum development models come under technical scientific model? Curriculum development models के ये नाम दिए गए हैं, ठीक है? 4 मॉडल्स के नाम दिए हैं, ओपन क्लासरूम मॉडल, टाबाज मॉडल, वेनस्टीन एंड फैंटिनी मॉडल और रोजर्स मॉडल ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशन। ये सब क्या है? करिकुलम डेवलपमेंट यानी कि पाठ्यक्रम विकास करने के मॉडल्स हैं जो आपको रूल्स बताते हैं कि कैसे पाठ्यक्रम डेवलप किया जाता है। लेकिन इसमें आपको बोला है कि टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल इनमें से कौन सा है? टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल है टाबाज मॉडल।
ठीक है। ओपन क्लासरूम मॉडल नॉन टेक्निकल मॉडल है, तो ये आप लोगों को नोट कर लेना है। ओपन क्लासरूम मॉडल नॉन टेक्निकल नॉन साइंटिफिक है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम रोजर और ये दोनों ऑप्शन 3 रोजर और विंस्टन और फेंटिनी बोले, ये भी सेम कैटेगरी में आता है, नॉन टेक्निकल नॉन साइंटिफिक, ठीक है। सो टेक्निकल एंड साइंटिफिक में एक तो टाबास मॉडल आ गया, दूसरा होता है हनकिंस मॉडल, ठीक है, हनकिंस मॉडल, और तीसरा होता है गुड लैड मॉडल। तो ये तीन क्या है, टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में बहुत बार आया है। Which of the following statements best describe ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड ऑफ टीचिंग? सो ब्रेनस्टॉर्मिंग बुद्धिशीलता पद्धति को सबसे अच्छा कौन सी स्टेटमेंट डिस्क्राइब करती है? इसमें क्या होता है, बेसिकली ब्रेनस्टॉर्मिंग में बच्चों को एक ग्रुप में बिठा दिया जाता है और उनको एक टॉपिक दे दिया जाता है। अब जिन बच्चों को तो टॉपिक के बारे में नॉलेज है वो तो अपना वहां पर बात रखेंगे, सबके सामने नॉलेज शेयर करेंगे। जिन बच्चों को उस टॉपिक के बारे में आइडिया नहीं है वो यहाँ पर सुन सुन कर ही चीजों को समझ जाएंगे, ठीक है। दिमाग पर जोर लगाना, इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज, स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन विद फीडबैक, कि छोटी सी प्रेजेंटेशन दी जाती है जिसमें बच्चों को फीडबैक भी दिया जाता है। कंटेंट डिलीवरी इन लिक्विड लैंग्वेज, यानी कि बस जैसे टीचर्स आते हैं लेक्चर देते थे ट्रेडिशनल तरीके से, वही लिक्विड फॉर्म में दिया जाता है, ये गलत होगा। थीम बेस्ड इंटरेक्शन अमंग पार्टिसिपेंट्स, सो थीम बेस्ड इंटरेक्शन तो होती है पार्टिसिपेंट्स के बीच में, लेकिन बेस्ट डिस्क्राइब बोला है कि 2-3 आंसर अगर आपको सही लग रहे हैं तो उसमें से बेस्ट कौन सा होगा, तो बेस्ट है प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। What is the correct sequence of stages in cycle of experiential learning? So, अनुभवात्मक अधिगम के चक्र में चरणों का सही क्रम आप लोगों को पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन भी हम अपकमिंग जो एग्जामिनेशन है उनमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, कंक्रीट एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। तो सबसे पहले तो हमें इसमें कंक्रीट एक्सपीरियंस चाहिए, बिल्कुल अनुभव होना चाहिए, क्योंकि इसका नाम ही एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, ठीक है। तो एक ठोस एक्सपीरियंस हमारे पास सबसे पहले होना चाहिए। तो ए सबसे पहले आएगा, ये दो ऑप्शंस हमने डिलीट कर दिए। इसके बाद रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन आ जाएगा, बिल्कुल सही है। फिर एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन आ जाएगा और फिर एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन आ जाएगा। तो यही सीक्वेंस सही है, ए बी सी एंड डी। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मीन, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, अब मैं आप लोगों को कुछ पढ़ा रही हूँ, आप लोग पढ़ रहे हो, समझ वो चीजें आ रही हैं या नहीं, ठीक है। तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, लर्निंग एक्सपीरियंस, कि कितना एक्सपीरियंस है आपके पास सेम चीज पढ़ने का। कंसाइज आउटकम्स, नहीं। संक्षिप्त में परिणाम, नो। एकेडमिक अचीवमेंट, नहीं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स, कि इच्छित सीखने के परिणाम, कि जो आप सीखना चाहते थे वो आपने सीखा या नहीं। ओके, दैट इज कॉल्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। Which of the following is considered as objective of language understanding? So भाषा की समझ के लिए यहाँ पर उद्देश्य के बोले गए हैं, कौन सा सही होगा? यूज वोकैबुलरी, शब्दावली, इंग्लिश की जो वोकैबुलरी है, हिंदी की वोकैबुलरी को यूज करना, नो। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। अगला है स्टेट द सेंट्रल थीम इन योर ओन वर्ड्स, की जो भी उस पर्टिकुलर जो भी बात हमने बताई, जो भी हमने आपको सिखाया, उसका मेन थीम क्या थी, अपने शब्दों में उसको बयान करना है, बिल्कुल सही, ठीक है। लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग होती ही यही है। जैसे आप लोगों को यूनिट नंबर 3 कॉम्प्रीहेंशन आता है, एक पैराग्राफ के बेस पर 5 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें एक क्वेश्चन बहुत बार ये होता है कि बताइए जो पूरा पैसेज आपने पढ़ा उसमें क्या उसकी थीम निकल कर आ रही है, वो अपने शब्दों में बताओ। तो वो सेंट्रल थीम होती है अपने शब्दों में जो लिखते हैं, दैट इज टेकन अंडर ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। द कॉग्निटिव डोमेन ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स मैटर रिलेटेड टू व्हाट? सो कॉग्निटिव मैंने आपको बताया है मेंटल एबिलिटीज, कि कोई बच्चा कितना सीखता है, कितना याद रखता है, उसके दिमाग की स्थिति क्या है, दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव डोमेन। तो इमोशंस है, नो। फैंटेसी है, नो। एस्केपिज्म है, नो। सही आंसर क्या है, नॉलेज, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। वेरी इजी क्वेश्चन।
एज पर द मैथमेटिक्स करिकुलम एट प्राइमरी लेवल, प्राइमरी स्कूल के बच्चों का जो मैथमेटिक्स का करिकुलम होता है, पाठ्यक्रम होता है, while teaching data handling, learning objectives could be, so it could be to learn to collect and present the data, कि आप कैसे मैथ्स के लिए छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए डेटा कलेक्ट करते हो, फिर कैसे उसको प्रेजेंट करते हो ताकि बच्चे आसानी से ईजीएस्ट वे में उसको समझ सकें। टू लर्न टू ड्रॉ इन्फेरेंसेस फ्रॉम डेटा, जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया है उसका निष्कर्ष निकाल कर बच्चों को लास्ट में ज़रूर बताना है। टू लर्न टू ड्रॉ अ बार ग्राफ और अ पिक्टोग्राफ टू प्रेज़ेंट डेटा, कि जो भी डेटा आ रहा है उसको फ़ोटोज़ के ज़रिए, एक ग्राफ के ज़रिए बच्चों तक प्रेज़ेंट करना ताकि वो उसको आसानी से समझ सकें। तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्यूटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अ लर्नर्स कल्चरल बैकग्राउंड हैज नो इम्पैक्ट ऑन हिज और हर लर्निंग एक्सपीरियंस। ये बोल रहा है कि एक बच्चे की, ये क्वेश्चन हमने आई थिंक ये रिपीट हो चुका है, फिर भी मैं बता देती हूँ। अ लर्नर्स कल्चरल बैकग्राउंड, एक बच्चा किस कल्चर से आ रहा है उसका उसके लर्निंग एक्सपीरियंस पर कोई प्रभाव नहीं होता। ये स्टेटमेंट गलत है। आप अगर देखो एक बच्चा किसी बहुत अच्छे स्कूल, एक सिटी का बच्चा है, ठीक है? बहुत अच्छी बैकग्राउंड उसकी क्वालिफ़िकेशन की है, वहाँ से आ रहा है तो उसके लर्निंग एक्सपीरियंस में, और एक बच्चा जो छोटे से गाँव से बचपन से सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ है, वो जा रहा है तो कहीं न कहीं डिफ़रेंस होता है। मैं सबकी बात नहीं कर रही, यहाँ पर कल्चरल बैकग्राउंड की बात हो रही है, ठीक है? नेक्स्ट स्टेटमेंट है जेंडर इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट। ये बोल रहा है कि जेंडर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके अचीवमेंट पर, ठीक है? तो ये बिल्कुल सही है, तो फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है। The teaching that provide all students with challenging instructions and uses support when needed but remove those supports as student become able to handle more on their own is called as। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसमें एक ऐसी टीचिंग मेथड की बात की गई है जिसमें कहा है कि एक टीचर अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण अनुदेश देते हैं और उनको चीज़ें समझाते भी हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क दे दिया और उस टास्क में लेकिन फिर मैं आपकी हेल्प भी करूँगी कि कैसे उसको सॉल्व करना है, आपका सपोर्ट भी मैं करूँगी। एंड मैं आपका सपोर्ट तब तक करूँगी जब तक आप उस चीज़ को अच्छे से समझ नहीं जाते, एंड जितना भी सपोर्ट है मेरा वो मैं हटा दूँगी, आपको हेल्प करना बंद कर दूँगी जब मुझे लगेगा कि इस तरह की सिचुएशन को, इस तरह के क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स अपने आप से हैंडल कर सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रिसेसिव टीचिंग, एक्टिव टीचिंग, अडेप्टिव टीचिंग और प्रॉब्लम ओरिएंटेड टीचिंग। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे और बोलेंगे करेक्ट आंसर प्रॉब्लम ओरिएंटेड है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखो प्रॉब्लम ओरिएंटेड होता है जिसमें स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम दे दी जाती है और उनको कहा जाता है कि खुद से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिए। लेकिन अडेप्टिव टीचिंग यानी कि अनुकूलनात्मक शिक्षण जो होता है, इसमें स्टूडेंट्स को एक ऐसे माहौल को अडेप्ट करने में, अपनाने में मदद करते हैं टीचर, ताकि आगे आने वाले समय में वो खुद से उन चीज़ों को सॉल्व कर सके। ठीक है? तो शुरुआत में जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको शुरुआत में उनके टीचर्स, उनके पेरेंट्स कैसे हेल्प करते हैं हर एक चीज़ में, कुछ लेने में, पानी पीने में, हर एक चीज़ में हेल्प करते हैं। लेकिन जब उनको लगता है कि बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं, वो धीरे-धीरे चीज़ों को खुद से कर सकते हैं, तो वो उनकी मदद करना छोड़ देते हैं। तो ये होता है अडेप्टिव टीचिंग। Right? Second question है which of the following are the interrelated phases created by John Keller for stimulating and sustaining learners motivation in the teaching and learning process? Okay, so यहाँ पर देखो टीचिंग के कुछ मेथड्स की बात की गई है जो कि खास तौर पर जॉन केलर के द्वारा बनाए गए हैं। तो उसमें उन्होंने कहा है कि कौन-कौन से फेजेस, कौन-कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं, जो चरण ऐसे हैं जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इनके अकॉर्डिंग बताना है, ठीक है? ऑप्शंस है अटेंशन यानी कि ध्यान, अथॉरिटी प्राधिकार, रिलेवेंस प्रासंगिकता, कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास और सैटिस्फैक्शन यानी कि संतोष। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 दैट इज ए, सी, डी एंड ई ओनली। ठीक है? जॉन कैलर ने जो भी टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड प्रोसेस में लर्नर्स मोटिवेशन को लेकर के थ्योरी लिखी है, उसमें कुछ फेजेस हैं और ये चार फेजेस एक दूसरे से जुड़े हैं। ठीक है? ये चार फेजेस एक दूसरे से जुड़े हैं, इसमें अथॉरिटी के बारे में बात नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग अ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट हिज और हर प्रीवियस परफॉर्मेंसेस नोन एज। अब देखिए मान लीजिए कि आप लोगों के
फाइनल एग्जामिनेशन का जो स्कोर है, ठीक है, आपका जो प्रोसेस है, प्रोग्रेस है, उसको कंपेयर किया जाएगा किससे? आपके मंथली टेस्ट में से, या फिर आपके हर 6 महीने में जो एग्जाम हुए थे उसमें से कंपेयर किया जाएगा। तो ये कौन सी असेसमेंट होती है? सो ये होती है स्वमानक आकलन। स्वमानक का मतलब क्या है? स्वमानक, स्व का मतलब होता है अपने आप से, ठीक है? अपने आप की ही चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए आप में से कुछ बच्चे शायद ऐसे होंगे जिन्होंने जून 2023 का एग्ज़ामिनेशन भी दिया होगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने मार्च 2023 का एग्ज़ाम भी दिया होगा। तो आपने क्या किया? अपने प्रीवियस एनालिसिस और अपने प्रोग्रेस को देखकर ही तैयारी की, और उसी के बेसिस पे आप आइडिया लगा लोगे कि दिसंबर 2023 एग्ज़ाम के लिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो ये क्या है? ये आपने अपने आप से अपना आंकलन किया, अपने प्रीवियस परफॉर्मेंस, अपनी पुरानी जो स्कोर था या पुराना जो आपका रिजल्ट था उससे नए रिजल्ट को कंपेयर करके एनालिसिस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका आईसीटी और हायर एजुकेशन के लिए भी कॉमन रहेगा। ऑनलाइन टीचिंग टूल्स है, एडवांटेजेस है कि एक ऑनलाइन टीचिंग टूल, जैसे अभी देखो मैं आप लोगों को यूट्यूब पर पढ़ा रही हूँ, वैसे और भी बहुत सारे पोर्टल्स हैं, वैसे अलग अलग पोर्टल्स हैं, और उसमें ये दूसरी तरफ कहा है कि टीचर को इसमें से क्या फायदा हो सकता है। ऑप्शंस है एलएमएस, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिस्कशन फोरम, ऑनलाइन असेसमेंट प्लेटफॉर्म। लगभग ये जितने भी हैं इसमें से तीन तो देखो स्वयं के भी फंक्शंस होते हैं, ठीक है। सो डायरेक्ट आंसर पर जाकर इसको डिस्कस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करेंगे। ये बहुत आसान है, वीडियो कॉल जो आप लोग करते हो। लॉकडाउन के समय पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स की क्लासेस वीडियो कॉल्स और इसके थ्रू ही अटेंड की गई थी। सो वीडियो कॉल क्या होता है? डिलीवरिंग एंगेजिंग एंड इंटरेक्टिव क्लास सेशंस कनेक्टिंग विद रिमोट लर्नर्स, की एक स्टूडेंट कहीं और है, दूसरा स्टूडेंट कहीं और है, कहीं पर भी अपने लोकेशन में बैठकर वो अच्छे से क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अगला है डिस्कशन फोरम, encouraging students engagement and collaboration, fostering critical thinking and problem solving। ठीक है, यानी कि कोई प्रॉब्लम है उसके ऊपर मान लीजिए मेरे कुछ व्यूज हैं, मुझे उसके लिए कितना नॉलेज है, किसी दूसरे स्टूडेंट को उस टॉपिक पे कितना नॉलेज है, वो सब आपस में डिस्कस करेंगे, बहसबाजी भी होगी। तो वो सब चीजें क्या करती हैं? किसी स्टूडेंट की क्रिटिकल थिंकिंग, समस्या समाधान को प्रोत्साहित करना और समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने में ये हेल्प करता है। अगला है ऑनलाइन असेसमेंट प्लेटफॉर्म। असेसमेंट का मतलब होता है मूल्यांकन करना, ऑनलाइन ही आपको अपना मूल्यांकन पता चल जाता है। सो वो है क्रिएटिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग असेसमेंट्स क्विकली एंड इजीली, ऑटोमेटिंग ग्रेडिंग एंड फीडबैक। जैसे अगर आप लोग फ्री मॉक टेस्ट एनटीए की वेबसाइट पर जाकर अटेम्प्ट करते हो, चाहे सेट या नेट कोई भी एग्जाम है, वहां पर जैसे ही आप सबमिट करते हो पेपर को, इमीडिएटली आपके सामने आपके रिजल्ट आ जाते हैं, ठीक है। तो वो ऑनलाइन असेसमेंट प्लेटफॉर्म होता है। एंड लास्ट है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, स्ट्रीमलाइनिंग कोर्स एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजिंग स्टूडेंट रिकॉर्ड्स एंड ग्रेड। इसमें क्या होता है? स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स, उनके ग्रेड्स, उन्होंने क्या पढ़ा है, उनका क्या कोर्स है, कैसे वो पूरा होगा, वो सब चीजें इसमें एक प्रॉपर तरीके से, सरल तरीके से प्रेजेंट की जाती हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। When participants drop out of a study leading to change in the nature of sample, it would cause which of the following threats in internal validity? Okay, so इस तरीके में आ जाती है attrition threat, यानी कि क्षरण संबंधी खतरा। कोई भी एक पार्टिसिपेंट है, वैसे तो ये रिसर्च का क्वेश्चन है, गलती से इसमें ऐड हो चुका है, फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो देखो कोई भी स्टडी होती है, रिसर्च स्टडी अगर चल रही है, उसमें क्या करता है एक प्रतिभागी रिसर्च स्टडी के बीच में ही बाहर हो जाता है, ठीक है, जिससे कि उनका जो पूरा सैंपल था उसका स्वरूप ही बदल जाता है। अब कोई टीम वर्क कर रहा है, सबको बराबर बराबर अपना अपना काम दे दिया गया है, उसमें से एक कोई पर्सन बीच में छोड़ दे तो सबका काम उथल पुथल हो जाएगा ना। तो ऐसे में कहा है कि कौन सी इंटरनल वैलिडिटी को इससे खतरा हो सकता है, तो वो है क्षरण संबंधी खतरा। अगला है द कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या होती है? सहयोगात्मक अधिगम। इकट्ठे होकर जो बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज लिसनिंग स्किल्स इज डेवलप्ड। ठीक है, सो इकट्ठे बैठकर बच्चे पढ़ रहे हैं, अब उनकी लिसनिंग स्किल्स यानी कि उनकी जो सुनने की शक्ति है उसको डेवलप किया जा सकता है। कौन से तरीके से? फिश बाउल, सर्कल ऑफ वॉइसेस, जिगसॉ स्ट्रेटेजी या फिर केस स्टडी। सो बहुत आसान क्वेश्चन है, एज इट इज डेफिनेशन दी गई है, दैट इज फिश बाउल स्टडी।
सो फिश बाउल में बेसिकली स्टूडेंट्स का कुछ ग्रुप बनाया जाता है। इसमें मीडियम ग्रुप्स भी हो सकते हैं, जैसे 5-6 स्टूडेंट्स के ग्रुप बन सकते हैं। इस तरीके से एक सर्कल में इनको बिठा दिया जाता है। थोड़ा बड़ा ग्रुप भी हो सकता है जिसमें 12-15 स्टूडेंट्स हो सकते हैं। इस तरीके से उनका सर्कल बना दिया जाता है एंड उनको एक टॉपिक दिया जाता है डिस्कशन के लिए, दैट इज कॉल्ड फिश बाउल। फिलहाल के लिए काफ़ी है, वैसे तो फिश बाउल में बहुत सी चीज़ें और भी हैं। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू Vygotsky, लर्निंग अकर्स थ्रू सोशल इंटरेक्शन एंड कोलैबोरेशन। सो विगोत्सी के हिसाब से जो भी लर्निंग होती है वो बाहर निकल के समाज में निकल कर लोगों से बातचीत करने, उनसे मिलने से बढ़ती है। और दूसरा भी विगोत्स्की के द्वारा ही कहा गया है कि स्कैफोल्डिंग इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग द स्टूडेंट विद ऑल ऑफ द आंसर्स एंड सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। उसमें ये कहा गया है कि स्कैफोल्डिंग जो होती है उसकी हेल्प से जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके आगे आप कोई भी प्रॉब्लम दो, कोई भी समस्या उनको दे दो, वो उसका समाधान, उसका सॉल्यूशन ढूंढ कर ही रहते हैं। सो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, दैट इज स्टेटमेंट 1 एब्सोल्युटली करेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। ओके, सो यहाँ पर एक और सवाल बढ़ता है कि स्कैफोल्डिंग स्ट्रेटेजी होती क्या है टीचिंग में। इसका एक एग्जांपल ये भी हो सकता है कि जो विजुअल लर्नर्स होते हैं वो किसी भी स्टोरी को समझने में, इमेजिन करने में थोड़ी सी मुश्किलें उनको आती हैं क्योंकि वो विजुअलाइज नहीं कर पाते चीजों को, दिए तो ये आता है स्कैफोल्डिंग के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ना बहुत सी छोटी छोटी नई नई चीजें आ रही हैं। अगर आपको डाउट हो रहा है किसी में, क्योंकि क्विक रिवीजन सेशन है, तो यहाँ पर मैं फटाफट से आंसर और छोटा सा एक्सप्लेनेशन और ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है। अगर आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक पर डिटेल्ड वीडियो चाहिए, सब अवेलेबल है, आप बस कमेंट करके बताइए, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो असेसमेंट कंसिस्ट ऑफ, सो इट कंसिस्ट ऑफ what? So it consists of prohibit collaboration among teachers and students during assessment process। ठीक है, प्रोहिबिट कोलैबोरेशन क्या होता है, जो टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में कोलैबोरेशन है, सहयोग है, उसको यहाँ पर अलाउड नहीं किया जाता, खास तौर पे तब जब असेसमेंट चल रही होती है, मूल्यांकन का कार्य चल रहा होता है। दूसरा आ जाता है इसमें एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स अचीवमेंट्स ओनली। तो उस केस में पोर्टफोलियो असेसमेंट में सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स की उपलब्धियों पर ध्यान दिया जाता है, ना कि उनकी गलतियों पर। और अगला है, प्रोवाइड स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटीज टू रिफ्लेक्ट अपॉन फीलिंग अबाउट लर्निंग, कि वो लर्निंग की भावनाओं को क्या समझते हैं, कैसे उनको फील होता है, ये सब चीजों के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। बेसिकली जो पोर्टफोलियो मूल्यांकन होता है ना, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, एक पूरे सिस्टम के साथ एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इसको परफॉर्म किया जाता है, जो कि टीचर और स्टूडेंट्स दोनों के लिए होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स की ग्रोथ, उनका नॉलेज, उनके स्किल्स, उनका सब्जेक्ट का पर्टिकुलर नॉलेज, उस सब को मॉनिटर करने के लिए, उस सब पर ध्यान देने के लिए एक टीचर ये पोर्टफोलियो असेसमेंट एक स्टूडेंट के ऊपर करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग ऑफ लर्नर्स। तो स्टूडेंट्स की लर्निंग पर क्या प्रभाव पड़ता है, कौन कौन सी चीजें उस पर फर्क डालती है। फैमिली स्ट्रक्चर, कि कितने बड़ा परिवार है, क्या उससे किसी स्टूडेंट की पढ़ाई में फर्क पड़ेगा। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, की सामाजिक आर्थिक स्थिति उनकी क्या है, गरीब है, अमीर है। कल्चरल बैकग्राउंड, किस संस्कृति, किस समाज से वो आते हैं या किस स्कूल में वो पढ़ते हैं, तो किस पे डिपेंड करता है। सभी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत बड़ा परिवार होगा, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। कोई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, कोई पर्सन अगर गरीब है, नहीं फाइनेंशियली इतने एक्टिव हैं, तो वो क्या बड़े स्कूल में पढ़ कर एक अच्छी एजुकेशन ले पाते, नहीं ले पाते। चाहे उनका बच्चा इंटेलिजेंट भी होगा बट वो उस लेवल की एजुकेशन नहीं दे पाएंगे। कल्चरल बैकग्राउंड, किस संस्कृति से वो आते हैं। कई लोगों की संस्कृति में आपने देखा होगा, अभी भी ये कहते हैं कि महिलाओं को, लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए ज्यादा, तो वो उस बैकग्राउंड से तो उनकी पढ़ाई में फर्क पड़ेगा। और किस स्कूल में आप पढ़ रहे हो, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन टूल्स हैं और उनके फंक्शंस हैं जो कि टीचिंग में हेल्प करते हैं। ये भी आईसीटी में कॉमन क्वेश्चन है। एडुपजल, एड पजल, माइंड मिस्टर, गूगल डॉक्स और मेंटीमीटर। अब में भी हो सकता है बहुत स्टूडेंट्स ने नहीं सुनी हो चीजें, लेकिन गूगल डॉक्स तो सबने सुना होता है। सो गूगल डॉक्स क्या है, गूगल डॉक्स बेसिकली
ये एक ऑनलाइन, जैसे आप लोग एमएस वर्ड यूज़ करते हो, वैसे ही ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर है जिसमें आप फ्री डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हो, फ्री स्लाइड्स को क्रिएट कर सकते हो, ड्राइंग, फॉर्म्स, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है? अब देखो, एड पज़ल की बात करें, यहीं से आपका क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल जाएगा बहुत आसानी से। एड पज़ल ना, बेसिकली पज़ल क्या होता है? किसी को कुछ क्वेश्चन्स दिए जाते हैं, कुछ घुमा-फिरा कर क्वेश्चन्स दिए जाते हैं। तो एड पज़ल एक फ्री असेसमेंट सेंटर टूल है जो कि टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को हेल्प करता है टू क्रिएट इंटरैक्टिव ऑनलाइन वीडियोस। ठीक है, इंटरैक्टिव वीडियोस इसमें हम लोग बना सकते हैं। इसमें आप अपने ऑडियो, अपने नोट्स, अपना कमेंट्स, जो भी चीजें हैं वो सब कुछ ऐड कर सकते हो। तो इसी ऑप्शन की मदद से आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, एडू पजल, इंटरैक्टिव वीडियो, माइंड मिस्टर इज माइंड मैपिंग, देखो यहाँ से भी आसानी से ढूंढ सकते थे, है ना? उसके बाद आ जाता है गूगल डॉक्स, लाइव पोलिंग और फीडबैक, एंड मेंटीमीटर इज फॉर कंटेंट क्रिएशन। सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, अ डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ डॉक्यूमेंटेड ऑब्जर्वेशंस ऑफ अ स्टूडेंट्स बिहेवियर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड शेपिंग द स्टूडेंट्स बिहेवियर इज नोन एज। सो देखो, अब एज अ टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी स्टूडेंट को सिर्फ पढ़ाना नहीं होती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि आप स्टूडेंट्स के बिहेवियर को, उनके व्यवहार को भी अच्छे से समझो और देखो कि किसी स्टूडेंट में किस तरीके से परिवर्तन हो रहे हैं, उनके बिहेवियर में समय के साथ किस तरीके से परिवर्तन हो रहे हैं। ओके, सो इसके लिए एक मेथड होता है टीचिंग एप्टीट्यूड में, जिसको कहा जाता है डॉक्यूमेंटेड ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ये बेसिकली स्टूडेंट्स के बिहेवियर को ही ऑब्जर्व करते हैं कि समय के साथ उनका बिहेवियर पॉजिटिव वे में जा रहा है, नेगेटिव वे में जा रहा है। एंड बिहेवियर की बात सिर्फ यहाँ पर ये नहीं है कि वो स्टूडेंट टीचर के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं। बिहेवियर का मतलब यहाँ पर ये भी होता है कि एक स्टूडेंट्स अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनकी सोशल लाइफ कैसी चल रही है, वो अपनी फैमिली के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो ऑब्जर्व की जाती हैं, उस मेथड को क्या कहते हैं, ये इसमें पूछा गया है। फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव, बिहेवियर लॉग, करिकुलम मैपिंग। सो देखो, समेटिव और फॉर्मेटिव तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। असेसमेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फॉर्मेटिव होता है, क्या होता है फॉर्मेटिव? क्लास के दौरान जो टीचर क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं। समेटिव होता है आपकी फाइनल एग्जाम या फाइनल सेमेस्टर, जिसमें आपको ग्रेड्स, परसेंटेज की मदद से स्कोर दिया जाता है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बिहेवियर लॉग। बिहेवियर लॉग ऐसा एक मेथड होता है जो कि ना सिर्फ टीचर इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो भी इस मेथड को यूज कर सकते हैं। इसमें सिर्फ वो क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं। अब वो ऑब्जर्व करेंगे कि अच्छा, ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट कैसे बिहेव कर रहा है, किसी और सिचुएशन में स्टूडेंट कैसे बिहेव कर रहे हैं। खास तौर पर जो टीनेजर्स होते हैं, उनके लिए बिहेवियर लॉग्स को यूज किया जाता है, क्योंकि उस समय स्टूडेंट्स के माइंड में, उनकी मेंटालिटी में बहुत से चेंजेस आते हैं, तो उनको ऑब्जर्व करने के लिए बिहेवियर लॉग को यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, The channels of Swayamprabha are uplinked from BISAC. सो बायसैक के द्वारा ही स्वयं प्रभा के चैनल्स को हैंडल किया जाता है। बायसैक कहाँ है, ये पूछा गया है। सो बायसैक है गांधीनगर, गुजरात में। बेसिक क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है किसी किसी शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन कहती है, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इज सेंटर्ड ऑन टीचर नीड्स। कि जो शिक्षार्थी केंद्रित अप्रोच होता है पढ़ाने का, वो बेसिकली टीचर की जरूरतों के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। स्टेटमेंट टू बोलती है, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इज सेंटर्ड ऑन कोऑपरेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। यानी कि इसका जो ज्यादा फोकस रहता है वो विषय वस्तु के सहकारी निर्धारण पर ही रहता है, कि आपका सब्जेक्ट क्या है, कैसे उसको पूरा किया जाए, कैसे कैसे पढ़ाना है, इन सब चीजों पे फोकस करता है। सो दोनों स्टेटमेंट्स में से फर्स्ट तो देखो बिल्कुल गलत है। ये तो सामने ही पता चल रहा है, क्योंकि जिस मेथड का नाम ही लर्नर सेंटर्ड है, तो वो टीचर की ज़रूरतों को क्यों पूरा करेगा? लर्नर सेंटर्ड मेथड ही एक स्टूडेंट की, एक लर्नर की जितनी भी नीड्स होती हैं
और जितना भी उनका इंटरेस्ट होता है, जितना भी उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, उस अकॉर्डिंग बनाया जाता है। अब किसी नर्सरी केजी के बच्चे को आप यूजीसी नेट लेवल का पढ़ाने जाओगे तो उनको समझ आएगा? नहीं आएगा। तो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच यही कहता है कि लर्नर्स के लेवल के हिसाब से, उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनको पढ़ाया जाना चाहिए। एंड सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में स्टूडेंट्स के तरीके से पढ़ाया जाता है। स्टूडेंट्स को जो तरीका, जो मेथड पसंद आ रहा है, उस तरीके से टीचर को पढ़ाना चाहिए, लेकिन उसमें सब्जेक्ट मैटर को भी ध्यान में रखकर चलना चाहिए। ठीक है, तो कोऑपरेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर भी इसमें जरूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्वयं प्रभा is an education learning platform initiated by DTH channels. सो करेक्ट आंसर क्या है इधर? करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसको आप पहले MHRD के नाम से जानते थे, अब इसका नाम चेंज हो गया है, इसका नाम रखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसमें बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, हम थ्योरी सेशंस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि कहीं पर भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होगा तो समझ जाइए कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की ही बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a learner combines his or her previous schemes or modifies them as per new experiences. The process of combining, modifying existing schemas and to arrive a new schema is known as। एक स्टूडेंट ने क्या किया, उनके जितना भी पुराना नॉलेज था, जितना भी स्कीमा थे उनके, उस सब को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, उसको अच्छे से समझने की कोशिश की और अपने न्यू एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको डिजाइन कर दिया, उसको बना दिया। ये जो प्रोसेस था जिसमें उन्होंने अपना पुराना नॉलेज और नया नॉलेज यूज किया और उससे कुछ नई चीज डिजाइन कर दी, नया कुछ एग्जिस्टिंग स्कीमा को डिजाइन किया, इस मेथड को क्या कहते हैं? सो इस मेथड को कहा जाता है अकोमोडेशन। ओके, ओके। सो ये जो डेफिनेशन है ये बेसिकली दी गई है पाइगेट की लर्निंग थ्योरी में। ठीक है, पाइगेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर ये चीजें कही गई थी। उन्होंने ये कहा था कि जो भी आपके पास एसिमिलेशन होता है, अकोमोडेशन होता है एंड इक्विलिब्रेशन होता है, ये तीन तरीके होते हैं जिसकी मदद से हम स्टूडेंट्स के, किसी चिल्ड्रन के एक्सपीरियंस को, पुराने एक्सपीरियंस को उनके नए नॉलेज, उनके नए स्कीमा के साथ कंबाइन करके कुछ नया डिजाइन कर सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर जो चीजें यूज हो रही थी, वो सबसे ज्यादा फोकस्ड थी सिर्फ और सिर्फ अकोमोडेशन को लेकर के। अब बात आती है कि स्कीमा क्या होता है। सो स्कीमा बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन होता है इन द माइंड ऑफ अ सेट ऑफ आइडियाज और एक्शंस विच गो टुगेदर। कुछ ऐसी चीजें जो कि आपके माइंड में भी आ रही हैं, ठीक है, कुछ आइडियाज ऐसे हैं जिनको मिला करके आप कुछ नया क्रिएट करते हो। तो स्टूडेंट्स ने क्या किया, अपने पुराने एक्सपीरियंस से, पुराने ही एक्सपीरियंस से जो सीखा था, उनके नॉलेज जो उनके पास था, उसी को मॉडिफाई किया और नया एक्सपीरियंस उनके पास आ गया। ओके, सो प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एग्जिस्टिंग स्कीमा टू इंक्लूड न्यू इंफॉर्मेशन, उसको हम अकोमोडेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक टू प्रोवाइड राइट काइंड ऑफ सपोर्ट इन राइट अमाउंट एट राइट टाइम टू इंक्रीज चाइल्ड्स कॉम्पिटेंस इज कॉल्ड स्कैफोल्डिंग। कल भी हमने डिस्कस किया था, कल हमने देखा था जून 2023 के क्वेश्चंस को, उसमें भी ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया था। ये वाला क्वेश्चन यूजीसी नेट में अभी पूछे जा रहे हैं स्कैफोल्डिंग से रिलेटेड। सीटेट एग्जाम की अगर बात करोगे तो वहां पे ये चीजों को बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इसको हम सिंपल सी लैंग्वेज में स्कैफोल्डिंग को ये बोलते हैं लर्निंग ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क टिल द स्टूडेंट इज एबल टू डू इट बाय हरसेल्फ। कल जो हमने जून 2023 वाला क्वेश्चन देखा था, उसमें ये कहा था कि एक ऐसा मेथड कौन सा होता है जिसमें टीचर स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं एक लेवल तक, लेकिन जब उन टीचर को लगता है कि स्टूडेंट खुद से चीजें समझ रहे हैं, खुद से चीजें कर सकते हैं, तो वो उनकी हेल्प करना छोड़ देते हैं। ठीक है, तो वो स्कैफोल्डिंग होता है, लर्निंग ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क टिल द स्टूडेंट इज एबल टू डू इट बाय देमसेल्फ। ये सिर्फ टीचर्स नहीं, ये पेरेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रोवाइडिंग अ हाफ सॉल्व्ड एग्जाम्पल, ये इसका एक बेस्ट तरीका होता है।
स्कैफोल्डिंग बेसिकली एक फॉर्म होता है जिसमें हम फैसिलिटेट करते हैं, कुछ फैसिलिटीज लर्नर्स को देते हैं, लेकिन एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। इसमें जब बच्चों को सिखाया जाता है तो उनके लिए कुछ प्री प्लान्ड एक्टिविटीज होती हैं जिसकी हेल्प से उनको चीज़ें सिखाई जाती हैं। उसके बाद टीचर्स की ऑब्जर्वेशन में वो सेम एक्टिविटीज़ उनको दोहराने को कहा जाता है। फिर 2-3 दिन के बाद या कुछ टाइम के बाद जब टीचर को लगता है या पेरेंट्स को लगता है कि वो खुद से चीज़ें समझ रहे हैं, सॉल्व कर पा रहे हैं चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को, तो वो उनकी मदद करना छोड़ देते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, बार-बार आता है एग्जाम में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड ऑफ टीचिंग? सो ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड क्या होता है टीचिंग का? ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड से किसी भी स्टूडेंट की, किसी भी लर्नर की क्रिएटिविटी को हम एनहांस कर सकते हैं। ठीक है? ये मेथड सबसे पुराना और सबसे बेस्ट टेक्निक मानी जाती है किसी की क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ाने के लिए। कॉम्प्लेक्स और क्रिटिकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं, अगर मान लीजिए किसी बच्चे में हमें ये आदत डालनी है कि वो बात-बात पर रोता है, बात-बात पर परेशान हो जाता है, तो उनकी कॉम्प्लेक्स और क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड उसमें बेस्ट माना जाता है। ठीक है? सो इसका करेक्ट आंसर है प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज़। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, यानी कि शिक्षार्थी केंद्रित उपागम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? सो इसमें है इट इज सेंटर्ड ऑन कोऑपरेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। देखो सेम क्वेश्चन था, मैं इसीलिए आपको कहती हूँ कि पेपर वन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़िए। देखो सेम क्वेश्चन लेकिन डिफरेंट तरीके से पूछा गया था। इट लेज एम्फसाइज ऑन वेरिएबिलिटी ऑफ एक्सपोजर। ठीक है, ये जोखिम की परिवर्तनशीलता पर जोर देता है। नेक्स्ट इज which of the following statement best describes summative evaluation in evaluation procedure? So summative evaluation क्या होता है? आप लोगों का evaluation मूल्यांकन किया जाता है आपके फाइनल एग्जाम, आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन के बाद, जिसमें आपको परसेंटेज दी जाती है, ग्रेड दिया जाता है और बीच में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा टीचर अवार्ड्स ग्रेड्स। देखो मैंने कीवर्ड पहले ही बता दिया था कि ग्रेड्स की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट समेटिव इवैल्यूएशन। A teacher award grades to the students after having transacted the course work. Next is which of the following educational theory emphasizes the importance of scaffolding and support for slow learners? So जो slow learners होते हैं, थोड़ा सा धीरे जो स्टूडेंट सीखते हैं, उनके लिए कौन सी थ्योरी को यूज किया जाता है? देखो क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। Which of the following educational theory emphasizes the importance of scaffolding and support for slow learners? सो स्कैफोल्डिंग का मतलब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इसका करेक्ट आंसर होगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब ये क्या होता है, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये थ्योरी जो है एक एजुकेशनल थियोरिस्ट के द्वारा बनाई गई थी। एंड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसको कई बार एग्जाम में पी ZPD के नाम से भी जाना जा सकता है, डायरेक्टली लिखा हो सकता है। सो ZPD कॉन्सेप्ट के हिसाब से लर्निंग अकर्स मोर इफेक्टिवली व्हेन लर्नर्स आर गाइडेड एंड सपोर्टेड इन देयर लर्निंग प्रोसेस, स्पेशली इन द एरिया वेयर दे मे स्ट्रगल। ठीक है, तो इसमें ये क्या जाता है कि ये मेथड बोलती है कि स्टूडेंट सबसे बेस्ट तब सीखते हैं कि जिस जगह पर उनको दिक्कत आ रही है, उस जगह पर उनको अच्छे से गाइड किया जाए, उनको अच्छे से सपोर्ट किया जाए और 1-2 बार उनको अच्छे से मदद की जाए उस तरीके से, उस जगह से बाहर निकलने की, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने की, तो वो आसानी से चीज़ों को समझकर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। And thank you so much everyone for watching the session and I wish you all the very best.